नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद पीआर पंकज में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि इतिहास के लेक्चर अभी आपको मैं प्रोवाइड कर रहा हूं, इतिहास में अगला लेक्चर आपका लेकर आया हूं गुप्त वंश। गुप्त वंश या इसी को हम कला व साहित्य के विकास का स्वर्ण युग भी कहते हैं। तो आपसे अक्सर पूछा जाता है, एग्जामिनर पूछ लेता है कि कला एवं साहित्य के विकास का स्वर्ण युग किसे कहते हैं, तो गुप्त युग। आज इसलिए गुप्त युग है क्या, गुप्त साम्राज्य। तो गुप्त साम्राज्य के बारे में हम जान लेते हैं, थोड़ा इतिहास, इसकी थोड़ी पृष्ठभूमि। ठीक है, जैसा कि इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को और हम बढ़ें तो मौर्य काल के बाद दो बड़ी शक्तियां तैयार होती हैं, उत्तर में कुषाण, दक्षिण में सातवाहन। तो स्पेशली ये जो गुप्त साम्राज्य है, गुप्त वंश है, ये कुषाणों के सामंत थे। शब्द सामंत क्या है, तो चलिए देख लेते हैं। सामंत स्पेशली एक प्रकार की ऐसी प्रथा है जिसमें वेतन में पैसे की जगह पर जमीन दान दी जाती है, अर्थात वेतन की जगह जमीन दी जाती है। जो भी पदाधिकारी होंगे आपके यहाँ, जो भी कर्मचारी होंगे, उनको हम वेतन में पैसे की जगह जमीन देते हैं। तो इस प्रकार से आप हर महीने हर साल जो भी ज़मीन देंगे वो बढ़ती ही रहेगी, लेकिन आप बांट रहे हैं इसलिए आपके पास कम होती रहेगी। इस प्रकार धीरे धीरे करके जिस मंत्री या जिस शासक के पास, जिस कर्मचारी के पास ज़्यादा ज़मीन हो जाती थी और वो कूटनीति खेलकर राजा पे हावी हो जाता था और वहाँ पर अपने नए वंश का शुरुआत कर देता है, तो इसको सामंत प्रथा कहते हैं, सामंतवादी प्रथा। तो इस सामंतवादी प्रथा अर्थात गुप्त जो थे ये सामंत के, कुषाणों के सामंत थे। गुप्तों का स्पेशली विकास जो है वो कुषाणों के शासनकाल में हो गया था। ठीक है, तो और ये जो गुप्त वंश है ये राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी। यहाँ पर कैसी थी, राजतंत्रात्मक व्यवस्था। क्लियर। आगे अब अगर गुप्त वंश के बारे में जाने तो उत्तर भाग में कुषाण, दक्षिण भाग में सातवाहन। तो ये जो सामंतवादी व्यवस्था ये सातवाहनों ने स्टार्ट की थी। जब कुषाण वंश का पतन हुआ तो लमसम 1 सदी तक पूरा उत्तर भारत में छोटे छोटे राज्यों में क्षेत्र पूरा बढ़ गया और यहाँ पर कोई ऐसा शासक या कोई ऐसी शक्तिशाली राजा नहीं तैयार हुआ जो पूरे उत्तर भारत को एक कड़ी या एक माले में बांध सके। तो इस प्रकार जो एक नए वंश या नए साम्राज्य का शुरुआत होती, उदय होता है, वो गुप्त वंश है। और स्पेशली गुप्त वंश में साहित्य और कला को कुछ ज़्यादा ही वर्चस्व दिया गया है, कुछ ज़्यादा ही आगे विकास की ओर बढ़ाया गया है, इसलिए इसको कला और साहित्य का स्वर्ण युग कहते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ गुप्त वंश जो है स्पेशली यहाँ पर आप जब देखोगे तो इसके जो संस्थापक हैं वो श्रीगुप्त हैं। गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त हैं, मैंने आपको लिख रखा है ये श्रीगुप्त। 275 ईस्वी में लगभग इन्होंने गुप्त वंश की नींव डाली थी। और फिर इसके बाद इनके पुत्र आ जाते हैं जिनका नाम है घटोत्कच, और घटोत्कच इनके पुत्र हैं और घटोत्कच का पुत्र है चंद्रगुप्त। एक चंद्रगुप्त आपको इसे यहाँ मिलेंगे, एक चंद्रगुप्त आगे मिलेंगे, इसलिए इनको हम चंद्रगुप्त प्रथम बोलेंगे। आगे जो मिलेंगे उनको चंद्रगुप्त द्वितीय बोलेंगे। और पिट के सिलेबस के अनुसार जो इन्होंने सिलेबस दिया, थोड़ा ट्विस्ट खेला इसने, गुप्त वंश कॉमा समुद्रगुप्त कॉमा चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक, तो हमें गुप्त वंश को पूरा पढ़ना है प्लस समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त स्पेशली कुछ खास पढ़ना है, जो भी इनकी उपाधियां हैं, जो भी उन्होंने कार्य किए हैं। ठीक है, तो आइए, तो गुप्त वंश में श्रीगुप्त संस्थापक हैं। उसके बाद गद्दी पर उनका पुत्र घटोत्कच बैठेगा। घटोत्कच के बाद उनका पुत्र चंद्रगुप्त प्रथम बैठेगा। इस प्रकार चंद्रगुप्त प्रथम को गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। क्यों? क्योंकि गुप्त वंश के साम्राज्य का विस्तार जो किया है वो चंद्रगुप्त प्रथम ने किया है, यानी विस्तारवादी नीति जो चालू की है, लागू की है, वो चंद्रगुप्त प्रथम ने की है। उसका एक रीजन है कि चंद्रगुप्त प्रथम का विवाह लिच्छवी नरेश की पुत्री कुमार देवी से होता है। और एक चीज़ आप जान लें, हर्यक वंश के संस्थापक बिंदुसार का विवाह भी लिच्छवी नरेश के यहाँ होता है। इस प्रकार ये जो लिच्छवी नरेश, लिच्छवी उस समय एक समृद्धशाली शक्ति थी, यानी एक समृद्धशाली वंश था जिससे इनको अपने साम्राज्य के विस्तार करने में काफ़ी मदद मिली। अर्थात उनका विवाह ही उनके साम्राज्य की एक बड़ी कड़ी बन जाती है। ठीक, आगे दूसरी चीज़ अगर हम देखें तो वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम, इनका विवाह कुमार देवी से होता है और कुमार देवी के पुत्र आएंगे
समुद्रगुप्त अर्थात चंद्रगुप्त प्रथम के पुत्र समुद्रगुप्त। तो चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में जान लें। चंद्रगुप्त प्रथम की जो टाइमिंग है 319 से 335 तक इनका शासनकाल रहेगा। प्लस चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत जारी किया था, और गुप्त संवत की जो टाइमिंग है आप देख लें 319 से 320 के बीच की है। ठीक है, 319 320, स्पेशली जब ऑप्शन में अलग अलग करके आया तो आपको टिक 319 पे करना है। क्लियर। ऑप्शन में 319 या 320 दोनों में से कोई एक ही मिलेगा आपको। क्लियर। आगे, लेकिन एक शक संवत और गुप्त संवत, इन दोनों के बीच के अंतराल को पूछ लेता आयोग कि गुप्त संवत और शक संवत के समय का अंतराल क्या है। तो जो शक संवत है वो 78 ईस्वी में आ गया था। ठीक है, प्लस वहीं पर गुप्त संवत जो है 319-20 में आया था। इस प्रकार इन दोनों के कालखंडों को देखें, समय के देखें, तो इनके बीच में जो अंतराल है 241 वर्ष का है, जो कि अक्सर आगे आपसे पूछ लेता है। उसके बाद समुद्रगुप्त की कुछ उपाधियां हैं। ये कहते हैं कि समुद्रगुप्त अपने ननिहाल में कुछ ज़्यादा ही रहते थे, इसलिए इनके ननिहाल में रहने की वजह से इनको लिच्छवी दौहित्र कहा जाता है। लिच्छवी वंश की इनकी माँ थी और दौहित्र अर्थात पुत्र। ठीक, तो ये लिच्छवी के पुत्र थे अर्थात चंद्रगुप्त प्रथम के, और इनकी माँ कुमार देवी। इनकी कुछ उपाधियाँ लिच्छवी दौहित्र, प्रमाण क्रमांक, सर्वराजोच्छेता, अप्रतिरथ, अकृतांत परशु, ये इनकी कुछ प्रमुख उपाधियां हैं। इनकी जो सर्वाधिक उपलब्धि है वो है दिग्विजय की, जो कि हरिश्चंद्र के प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख से मिलता है। क्लियर। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख क्या है जान लीजिए। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख वही है जो मैंने आपको मौर्य से बताया था कि कौशाम्बी में इस अभिलेख को, इस प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख को लगाया गया था, लेकिन वहाँ से इलाहाबाद लेकर आ गए थे कौन? अकबर। ठीक है, और अकबर वहाँ लेकर गए थे, और मौर्य वंश के जो राजा अशोक हैं उनकी पत्नी कारुआ की और पुत्र तीवर की जानकारी से मिलती है। तो इसको कौशाम्बी अभिलेख, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख या इसी को रानी का अभिलेख भी बोलते हैं। आगे, आर्यावर्त, उत्तर भारत को आर्यावर्त बोलते हैं, लिख रखा मैंने। आर्यावर्त या उत्तर भारत। आर्यावर्त पर समुद्रगुप्त ने वहाँ के छुटपुट राजाओं को हराने के लिए, वहाँ के क्षेत्र को एक पूरे कड़ी में पिरोने के लिए 9 बार आक्रमण किया है, 9 बार। तो इस प्रकार उत्तर भारत में इनकी जो युद्ध नीति थी उसको बोला जाता है आर्यावर्त राज्य प्रसभोद्धरण। आर्यावर्त राज्य प्रसभोद्धरण जो है समुद्रगुप्त की उत्तर भारत अर्थात आर्यावर्त में युद्ध रणनीति थी। वहीं दक्षिण भारत की बात की जाए तो दक्षिण भारत में जो उनकी युद्ध नीति थी वो थी ग्रहण मोक्षानुग्रह। ग्रहण का अर्थ है ये हमारे लिख रखा दक्षिण विजय की 3 आधारशिलाएं थी, अर्थात दक्षिण भारत में जब युद्ध करते थे इनके 3 मूल मंत्र थे, ग्रहण, मोक्ष, अनुग्रह। ग्रहण का अर्थ ये है कि आप जैसे इन्होंने जिसको हरा दिया वो इनकी उसके राजपाट के ग्रहण कर लेते थे, स्वीकार कर लेते थे। मोक्ष अर्थात जीतने के बाद उसको स्वतंत्र कर देना उस राज्य को, तो मोक्ष। अनुग्रह अर्थात जीत लिया और वहाँ के राजा ने विनती की, अनुग्रह किया तो उसको फिर उसका राज्य वापस कर देते थे। इस प्रकार समुद्रगुप्त के दक्षिण भारत के विजयों का जो 3 आधारशिलाएँ थी, आधार स्तंभ थे, वो थे ग्रहण, मोक्षानुग्रह। और उत्तर भारत में जो थे, उत्तर भारत में या आर्यावर्त में कहा गया है आर्यावर्त राज प्रसोद्धरण। ठीक है, आगे आटविकों को पराजित किया था इन्होंने। और आटविकों का क्षेत्र क्या था? मथुरा और नर्मदा नदी के बीच का जो क्षेत्र है उसे वो आटविकों का क्षेत्र था। तो वहां उनको हराया और फटाक से वहां पर अपना अधिकार जमा लिया। ठीक। दक्षिण भारत में इन्होंने 12 राज्यों को जीता था। कितने राज्यों को? 12, अर्थात 12 राज्यों का सामना किया था। क्लियर। दूसरी ये पूछता है अब ये सारी चीजें। प्लस विदेशी राज्यों की अगर बात की जाए तो विदेशी राज्यों में 2 राज्यों को इन्होंने जीता था, 2 राज्यों के शासकों को हराया था। देवपुत्र शाही शाह नुशाही, देवपुत्र शाही शाह नुशाही शक एक राजा था और दूसरा था मुरुंड। इन 2 को हराकर इन्होंने विदेशी राज्यों को भी अपने राज्य में मिला लिया था। अधीनता
स्वीकार कर ली थी सिंघल के राजा ने। सिंघल अर्थात श्रीलंका को गुप्त वंश में सिंघल कहा गया है। तो सिंघल के राजाओं ने इनकी अधीनता भी स्वीकार कर ली थी। सीमावर्ती राज्यों की बात की जाए तो सीमावर्ती राज्यों को अपने राज्य में मिलाने के लिए इन्होंने सर्व करदान अर्थात किसी भी प्रकार से कर देना, आज्ञाकरण आज्ञा द्वारा या प्रणामागमन, इन तीन इनके मूल मंत्र थे सीमावर्ती राज्यों को अपने राज्य में मिलाने के लिए। ठीक, इन्होंने समुद्रगुप्त ने जो सिक्के चलाए उन सिक्कों का पर इनके वीणा वादन करते हुए इनको दर्शाया गया है। तो इससे ये लगता है कि इन्हें गीत संगीत बहुत पसंद था, इसलिए इन्हें कविराज की उपाधि भी दी जाती है। आपको पता होना चाहिए गुप्त वंश में कविराज किस शासक को कहा गया है, तो समुद्रगुप्त को। क्लियर। दूसरी चीज, इन्हें भारत का नेपोलियन कहते हैं क्योंकि नेपोलियन बोनापार्टा ने कोई भी युद्ध हारा नहीं था अपने जीवन में। इसलिए कहते हैं इतिहासकार कि समुद्रगुप्त भी गुप्त वंश का एक ऐसा राजा है, इसलिए भारत का ऐसा राजा है जो एक भी युद्ध हारा नहीं था, ठीक है, अपने जीवन काल में। तो इस प्रकार इनको भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। इनके एक पुस्तक है कृष्णचरितम। कृष्णचरितम किसकी पुस्तक है? समुद्रगुप्त की। इनकी एक बहुत बड़ी उपलब्धि जो आयोग बहुत पूछता है कि बौद्ध भिक्षु वसुबंध को आश्रय किस गुप्त शासक ने या किस राजवंश के शासक ने प्रदान किए थे? तो गुप्त वंश के शासक समुद्रगुप्त ने वसुबंध को आश्रय प्रदान किया था और बौद्ध भिक्षु थे। प्लस भीतरी स्तंभ लेख से हूणों की पराजय की जानकारी मिलती है। भीतरी स्तंभ लेख से हूणों की पराजय की जानकारी मिलती है। क्लियर। आगे यदि हम देखें तो अगला शासक है चंद्रगुप्त। समुद्रगुप्त ने अपने राजकाल में ही चंद्रगुप्त द्वितीय को अपना अगला उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया था, लेकिन कुछ समय के लिए इनका एक पूर्व इनसे चंद्रगुप्त प्रथम द्वितीय के एक भाई हैं रामगुप्त, जो इनसे पहले से गद्दी पर बैठते हैं, लेकिन वो सही शासक नहीं साबित हो सके, जिसकी वजह से उनको गद्दी से हटाकर चंद्रगुप्त द्वितीय ने पूरा अपना शासन प्रशासन प्रणाली को सुचारू रूप से जारी किया। कहते हैं कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने भाई रामगुप्त की पत्नी देवी से विवाह कर लिया था। इसकी जानकारी देवी चंद्रगुप्तम अर्थात देवी और चंद्रगुप्त द्वितीय के लव अफेयर अर्थात प्रेम प्रसंग के बारे में जानकारी मिलती है। और ये देवी चंद्रगुप्तम हर्षसेन की पुस्तक है। हर्षसेन की दो प्रमुख पुस्तकें हैं, मुद्रा राक्षस प्लस देवी चंद्रगुप्तम। तो देवी चंद्रगुप्तम से आपको गुप्त वंश की जानकारी मिलेगी, वहीं पर मुद्रा राक्षस से मौर्य वंश की जानकारी आपको मिलती है। क्लियर। आगे अगर देखा जाए तो चंद्रगुप्त द्वितीय की कुछ प्रमुख उपलब्धियां हैं। गुप्त वंश में एक ऐसा राजा जिसने विक्रमादित्य की उपाधि ग्रहण की थी, वो हैं चंद्रगुप्त द्वितीय। दूसरी चीज, पूरे हमारे भारत के इतिहास में 14 ऐसे राजा हुए हैं जिन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की है। उन 14 में जो सबसे एक ये हैं चंद्रगुप्त द्वितीय, और जो अंतिम शासक है वो है हेमू, जो आपको अकबर से युद्ध होता है। ठीक है, अकबर और हेमू के मध्य पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में होगा, वो हम वहाँ पर पढ़ेंगे। क्लियर। तो हेमू भी एक ऐसा हिंदू राजा था जो कि विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला अंतिम शासक था। आगे, और हेमू भी एक ऐसा राजा था जिसने अपने जीवन काल में एक भी युद्ध हारा नहीं था। चंद्रगुप्त द्वितीय की जो कुछ उपाधियां हैं, नरेश चंद्र, विक्रमादित्य, नरेश चंद्र, नरेंद्र सिंह, सिंह विक्रम और देवी श्री, ये चंद्रगुप्त द्वितीय की कुछ उपाधियां हैं। स्पेशली जो स्वर्ण युग कहा जाता है गुप्त वंश को, वो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल को ही कहा जाता है। गुप्त युग का स्वर्ण युग चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइमिंग को ही कहा जाता है। इनकी कुछ मैंने टाइमिंगें लिख रखी हैं, जैसे कि वास्तविक संस्थापक, जब भी आपसे क्वेश्चन पूछे कि संस्थापक, तो आपको टिक करना है श्रीगुप्त पे, लेकिन जब वास्तविक संस्थापक करके आयोग आपसे क्वेश्चन पूछे तो आपको टिक करना है चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त की जो टाइमिंग है वो 319 से लेकर 335 तक है, लेकिन कुछ किताबों में कुछ अलग मिलेगा। लेकिन जो आपके समुद्रगुप्त हैं, समुद्रगुप्त की जो टाइमिंग है वो 335 से लेकर 380 तक है, लेकिन कुछ किताबें 335 से 375 तक आपको बताएंगी। तो इसलिए जब भी किसी भी शासक
या राजा या वंश में तिथि को लेकर मतभेद होता है तो आयोग वहाँ से क्वेश्चन किसी भी प्रकार का नहीं पूछता है। क्लियर। आगे दूसरी चीज़ है, चंद्रगुप्त द्वितीय की जो टाइमिंग है वो 380 से 412 मानी जाती है। अब यहाँ पर आप कहेंगे 380 इनकी लास्ट पॉइंट है 380 इनका, तो इसके बीच महीनों का कुछ अंतर हो सकता है जब रामगुप्त गद्दी पर बैठेगा। क्लियर। सांची अभिलेख में चंद्रगुप्त द्वितीय को देवराज की उपाधि और वाकाटक लेखकों में चंद्रगुप्त को देवगुप्त की उपाधि से नवाजा गया है या इन उपाधियों से इनको बताया गया है। प्लस इनकी जो पहली पत्नी है कुबेर नाग है, नागवंश आपको मिलेगा। नागवंश कुबेर नाग से शादी करने के कारण इन नागवंश एक शक्तिशाली प्रभुत्व संपन्न राज्य था, जिसकी वजह से इनको अपने साम्राज्य को आगे बढ़ाने में काफ़ी मदद मिली। और क्या बोलते हैं, कुबेर नाग की पत्नी है प्रभावती, तो प्रभावती इनकी पुत्री हैं और इन्होंने अपनी पुत्री का विवाह रुद्रसेन द्वितीय के साथ किया था। और रुद्रसेन द्वितीय जो है वो वाकाटकों से इनकी मित्रता भी हो जाती, क्योंकि वहाँ के दामाद ही हो गए, अब ये वहाँ के समधी हो गए। ठीक है, जिसके चलते रुद्रसेन द्वितीय वाकाट वंश था। और वाकाटकों का जो वंश था, ये क्षेत्र है, आप ये मान लीजिए दक्कन का जो भी क्षेत्र है वहाँ पर आप मान लीजिए वाकाटकों का अधिकार हो जाता है। प्लस इनकी दूसरी स्वामी ध्रुव स्वामिनी है, दूसरी पत्नी ध्रुव स्वामिनी है। क्लियर। और शकों के मद को इन्होंने चूर किया, अर्थात उनके एटीट्यूड, उनके घमंड को इन्होंने चूर कर दिया, अर्थात उनको हराकर सकारी की उपाधि धारण की थी। और कहते हैं जब शकों को हराया था, उनको हराने के बाद जब यह वापस आया तब अपने भाई रामगुप्त को उसके पद से हटाकर खुद गद्दी पर राजा बन के बैठ जाता है और उनकी पत्नी देवी से विवाह कर लेता है, अर्थात देवी इनकी भाभी थी और भाभी से देवर का चक्कर हो गया, काटा फट गया। समय कमय का फेर है, समय होत बलवान। आगे चलिए। उत्तरापथ और अवंती, उत्तरापथ और अवंती के शक क्षत्रपों के विनाश करने के बाद इन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। शक क्षत्रपों के विनाश को करके इन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। प्लस शक राजा रुद्रसेन तृतीय 409 टाइमिंग में, इनकी 414 तक टाइमिंग है। कुछ किताबें 414 देती हैं, कुछ 415 देती हैं, कुछ 412 दे देती हैं, तो मैंने यहाँ 412 लिख रखा है। ठीक है, मैंने जैसे आपको बता रखा है कि टाइमिंग के किसी प्रकार का कोई मतभेद, जो भी मतभेद बहुत होने के कारण यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, आप परेशान मत होइए, लेकिन इनके टाइमिंग याद रखिए कि ये है। ठीक है, तो इससे आपको चीज़ों को कोरिलेट करने में, क्रोनोलॉजी को समझने में काफ़ी मदद मिलती है। तो शक राजा रुद्रसेन तृतीय को इन्होंने 409 में पराजित किया था। उसके बाद साशांक, शकारी और विक्रमादित्य तृतीय विक्रमादित्य के उपाधि के नाम से जाने जाने लगे। शकों को पराजित करने के बाद इन्होंने व्याघ्र शैली के सिक्के जारी किए। किसको हराकर? व्याघ्र शैली आयोग का बहुत ही मोस्ट फेवरेट पॉइंट है। इनकी राजधानी, इन्होंने अपनी दूसरी राजधानी उज्जैन बनाई और गुप्तों की जो राजधानी वो पाटलिपुत्र थी, लेकिन इन्होंने एक दूसरी भी राजधानी बनाई, वो थी उज्जैन। तो क्वेश्चन पूछता है कि गुप्त वंश के किस शासक ने दूसरी राजधानी उज्जैन को नियुक्त किया था? उज्जैन बनाई थी, तो वो है चंद्रगुप्त द्वितीय। क्लियर। वैसे इनकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। इन्होंने शकों को हराकर जो सिक्के, चांदी के सिक्के जारी किए थे उनको दिनार बोलते हैं। ठीक है, व्याघ्र शैली के सिक्के जो जारी किए तो चांदी के थे, और जो सोने के सिक्के जारी किए थे वो थे दिनार के। सोने के सिक्के को दिनार कहते थे। दिनार का जो वजन था 121 ग्रेन से 132 ग्रेन के बीच का होता था। क्लियर। दूसरी चीज़ अगर मैं बताऊं आपको कि इनके दरबार में नवरत्न रहते थे। जैसे नवरत्न अकबर के यहाँ मिलेंगे, नवरत्न इनके यहाँ मिलेंगे, चंद्रगुप्त द्वितीय के यहाँ, चंद्रगुप्त प्रथम के यहाँ नहीं, चंद्रगुप्त द्वितीय के यहाँ। लेकिन यहाँ पर भी काफ़ी योग्य, प्रबुद्ध और काफ़ी प्रेजेंस ऑफ माइंड वाले व्यक्तियों का एक कैबिनेट को बोल लेते हैं कि 9 मंत्रियों की एक प्रमुख कैबिनेट थी जिसको नवरत्न कहा गया। उन नवरत्नों के इनके कुछ प्रमुख आदमी थे, जैसे वरामिहिर खगोल शास्त्री थे और इनकी पुस्तक है वृहत संहिता। अब वृहत संहिता में वर्षा, मौसम,
कि भविष्यवाणी को लेकर बात बताई गई है। ठीक है, खगोल शास्त्री थे वराहमिहिर। क्लियर। दूसरी चीज धन्वंतरी, धन्वंतरी को भारतीय आयुर्वेद का पिता या जनक कहा जाता है, आयुर्वेद का। और कालिदास के बारे में बताना क्या, सभी जानते हैं कि कालिदास की कई सारी चर्चित पुस्तकें हैं। ठीक है, और कालिदास को भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है। प्लस छपड़क, अमर सिंह, शंकु, वैताल भट्ट, घटकरपर, वररुचि, ये इनके नवरत्न रहे हैं। इन्हीं के टाइमिंग पर फाहियान भारत की यात्रा पर आता है और फाहियान 399 से 414 तक भारत में रहता है। फाहियान की जो पुस्तक है फू को की फाहियान की पुस्तक है फूको की, और फूको की में चंद्रगुप्त गुप्त वंश के बारे में जानकारी नहीं मिलती है, उसमें बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी मिलती है। और फाहियान बताता है कि उसके समय पर अपनी पुस्तक फूको की में उन्होंने बताया है कि इस समय जो आपका ये क्या बोलते हैं, हाँ, बौद्ध धर्म के जो प्रमुख केंद्र थे जब ये आया था भारत, तो उस समय 3 प्रमुख केंद्र थे। एक था कश्मीर, ये आपका ये पूरा एरिया है, एक था अफगानिस्तान, दूसरा है पंजाब। फाहियान के अनुसार 3 प्रमुख बौद्ध केंद्र थे, वो थे कश्मीर, अफगानिस्तान और पंजाब। ठीक है, वहीं पर अगर बात की जाए कि फाहियान के बचपन का नाम बहुत पूछता है, उसका बचपन का नाम था कुंड। क्लियर। आगे कुछ अन्य चीज़ों के बारे में हम जान लें, जैसे कि दक्षिण विजय के बारे में राय चौधरी का कहना है कि धर्म विजय की संज्ञा इन्होंने समुद्रगुप्त को दी है। धर्म विजय की संज्ञा समुद्रगुप्त को दी है राय चौधरी जी ने, इतिहासकार हैं। ठीक है, न्याय संहिता में बताया गया है कि ब्राह्मण के न्याय तौल के आधार पर, क्षत्रिय को अग्नि परीक्षा के आधार पर, वैश्य को जल की परीक्षा के आधार पर और शूद्र को विष की परीक्षा देनी पड़ती थी न्याय के लिए। क्लियर। वहीं पर यहाँ पर वर्ण व्यवस्था जातिवादी हो जाती है, जात प्रथा के आधार पर चल जाती है। और यहाँ पर जो सबसे बड़ा पद है, सबसे बड़ा वर्ण है, वो ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, फिर शूद्र है। एक वर्ण और आ जाता है यहाँ पर, मलिच्छ। मलिच्छ यहाँ पर उन लोगों को कहा गया है जो नगर के बाहर बसते थे। ठीक है, और मलिच्छों को नगर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी गई थी यहाँ पर। दूसरी चीज़ अगर मैं बात करूँ तो स्पेशली जो कर प्रणाली थी मौर्य वंश, गुप्त वंश की, तो जो कर प्रणाली थी उसमें कई प्रकार के कर लगाए जाते थे, जैसे भोग कर, भाग कर, उद्रिक कर, ठीक है, उपरिकर कर, बलिकर। तो बलिकर तो आप काफ़ी लंबे अरसे से पढ़ते चले आ रहे हैं कि बलकर को मैंने आपको हर वैदिक सभ्यता से बता रखा है कि बलकर इसे लिखा क्या, जो कि वैदिक सभ्यता में ऋग्वैदिक काल में अपनी इच्छा अनुसार दान किया जाता था, कोई ज़बरदस्ती नहीं थी। उत्तर वैदिक काल में थोड़ा थोड़ा ज़बरदस्ती उसमें की जाने लगी। ठीक है, मनमानियाँ थोड़ी शुरू हो गई, लेकिन मौर्य काल में बलि को धार्मिक कर के रूप में बताया गया, और यहाँ पर भी गुप्त वंश में भी बलि एक धार्मिक कर ही था। ठीक है, आगे भोग जो था, भोग एक प्रकार का कर था और यह प्रतिदिन राजा को दिया जाता था। आप प्रतिदिन कैसे देंगे? प्रतिदिन मतलब सब्जी है, फल फ्रूट हैं, इन सबको जो प्रतिदिन राजा को दिया जाता था उसे भोग बोलते थे। भोग एक प्रकार का प्रतिदिन दिया जाने वाला कर था राजा को, उस कर के रूप में फल या सब्जी वगैरह दी जाती थी। एक है भाग। भाग स्पेशली भू राजस्व कर था, भूमि कर, जिसमें कि 1/4 से 1/6 तक दिया जाता था उपज का, भूमि कर। क्लियर। दूसरी चीज उद्रंग कर है। उद्रंग कर उनसे लिया जाता था जो स्थायी शिल्पकार थे। स्थायी शिल्पकार जो थे उनसे लिए जाने वाले कर को उद्रंग कर बोला गया है। उद्रंग कर बोला गया है स्थायी शिल्पकारों से। क्लियर। और एक कर था शिल्पकार या काश्तकार, उपरिकर, और ये उपरिकर जो है ये अस्थायी कृषकों से लिया जाता था। अस्थायी
कृषकों से लिया जाता था ऊपरी कर। क्लियर। वहीं पर बलि एक धार्मिक कर था, मैंने आपको बता दिया है। और भूतावाद अप्रत्यय कर था। एक भूतावाद प्रत्यय कर, अब भूतावाद प्रत्यय कर था। भूतावाद प्रत्यय कर जो था वो एक प्रकार का इम्पोर्ट टैक्स था। इम्पोर्ट अर्थात जब कोई आयात करते थे उस पर जो कर लगता था उसे भूतावाद प्रत्यय कर बोलते थे, अर्थात इम्पोर्ट पर यह कर लगता था। क्लियर। आगे एक कर था शुल्क। शुल्क कर सीमा शुल्क और वस्तु शुल्क, बिक्री शुल्क, इन पर लगने वाले टैक्स को शुल्क बोलते थे। ठीक है। और गुप्त वंश का जो प्रमुख उद्योग था, प्रमुख उद्योग यहाँ पर वस्त्र उत्पादन था, अर्थात कपड़ा उत्पादन इनका प्रमुख उद्योग था। एक चीज़ जान लें, जहाँ पर इस काल में आपको कला और मतलब व्यवसाय बहुत फलता फूलता हुआ नजर आएगा, वहीं पर जो है विदेशी व्यापार, यहाँ पर विदेशी व्यापार में गिरावट दर्ज की जाती है गुप्त वंश में। उसका रीज़न ये है कि विदेशी व्यापार में गिरावट दर्ज करने का कारण ये है कि स्पेशली यहाँ पर क्या बोलते हैं, यूरोप में रोमन साम्राज्य का खंडन होने के कारण विदेशी व्यापार में गिरावट दर्ज हो जाती है यहाँ पर। क्लियर। और यहाँ पर व्यापार किसका होता था? विदेशी व्यापार में हम क्या क्या करते थे? सूती वस्त्र और मसाले, इनका व्यापार करते थे, इनका निर्यात करते थे। ठीक है। और एक पद यहाँ पर आपको मिलेगा कायस्थ। कायस्थ क्या है ये जान लेते हैं। कायस्थ स्पेशली भूमि और भूराजस्व के बीच के लेखागणक या गणना करने वाले, आय व्यय राजस्व वसूली के स्पेशली जो पदाधिकारी थे उनकी जो नियुक्ति की गई उसे कायस्थ कहा गया। अर्थात वर्तमान में हम लेखपाल भी इनको बोल सकते हैं उस समय के। ठीक है। भू राजस्व वगैरह सब लेते थे तो ये कायस्थ थे। गुप्त वंश में ये एक पद नियुक्त किया गया था, बनाया गया था, लेकिन गुप्त काल के अंत तक ये उसके बाद कायस्थ एक जाति के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, एक वर्ण के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। दूसरी चीज यहाँ पर स्पेशली व्यापारियों के समूह को यहाँ पर कहा गया है निगम। व्यापारियों के समूह को यहाँ पर निगम कहा गया है। क्या कहा गया है? व्यापारियों के समूह को निगम कहा गया। और निगम का जो प्रधान पद है या प्रधान है, श्रेष्ठ है, जो मुखिया है, उसको श्रेष्ठ कहा गया है। निगम, व्यापारियों के समूह को निगम कहा गया है गुप्त काल में, और निगम का जो श्रेष्ठ है या जो मुखिया है, जो प्रधान है, उसको श्रेष्ठ बोला गया। लेकिन व्यापारियों का जो व्यापारियों के समूह, अर्थात समूह नहीं, समिति, व्यापारियों के समिति को ही बोला गया है। और लेकिन व्यापारियों के समूह को सार्थ कहा गया है। सार्थ